हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम JWT के बारे में देखने वाले हैं। जेसन वेब टोकन जिसको हम बोलते हैं। जब भी आप कोई ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हो तो आप उसके अंदर JWT को यूज़ करते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या ऐसे कौन से फीचर्स है JWT के अंदर जिसकी मदद से हम इतना बड़ा स्केलेबल जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो बना पाते हैं। क्या इसके अंदर एग्जैक्टली JWT होता क्या है, इसके बिहाइंड द सीन ये काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आपको JWT के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसकी मदद से आप एक तो बहुत ही स्केलेबल जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो बना पाओगे, या फिर अगर आप इंटरव्यूज़ के अंदर जाते हो तो इंटरव्यूज़ के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो JWT ऑथेंटिकेशन है वो काम कैसे करता है। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। जेसन वेब टोकन या फिर जिसको हम JWT बोलते हैं। तो JWT की जो बात हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो ये करते हैं हम ऑथेंटिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन करना, लॉग आउट करना, तो ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकेशन के अंदर आती है। लेट्स से कि एग्जांपल के लिए ये आप हो और आप अभी ये वाला यूट्यूब वीडियो देख रहे हो मेरा, राइट? मुझे देख रहे हो ना, ये यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो। तो ये आपका ब्राउज़र है एंड इसके अंदर आप यूट्यूब देख रहे हो। अब ये वीडियो देखना पॉसिबल हो पाता है क्योंकि कहाँ पे तो दुनिया के अंदर जो यूट्यूब है उसका सर्वर एग्जिस्ट करता है और उसकी वजह से आप यहाँ से रिक्वेस्ट करके जो भी डेटा है वीडियो देखने के लिए या फिर जो भी दूसरे एक्शंस आप करते हो यूट्यूब के अंदर वो आप कर पाते हो। अभी यूट्यूब का वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वैसे भी नॉन लॉगिन यूज़र को भी वीडियो देखना अलाउ करता है। बट अगर आपको यहाँ पे और दूसरी एक्शंस लेनी है, जैसे कि आपको लाइक करना है, कमेंट करना है या फिर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को कर दिया ना आपने, ये सारी चीज़ें कर दीजिए अगर नहीं की है तो ये सारी चीज़ें अगर करनी है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यूज़र को यूट्यूब के अंदर लॉगिन करना पड़ता है। आप उसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप पहले लॉगिन करते हो, फिर ये सारी चीज़ें आप कर पाते हो। तो ये जो लॉगिन करने का काम है ना, इसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, राइट? ये आपको सब लोगों को पता ही है। तो अब देखिए, जब भी ऑथेंटिकेशन की बात आती है तो ऑथेंटिकेशन के अंदर ना मेनली दो टाइप के ऑथेंटिकेशंस होते हैं। एक होता है स्टेटफुल और दूसरा होता है स्टेटलेस। अभी स्टेटफुल के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती है। लेट्स से कि इसके अंदर सेम सेटअप है हमारे पास। ये हमारे पास आपका ब्राउज़र है और ये यूट्यूब है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करते हो, लॉगिन करने के लिए एक रिक्वेस्ट करते हो सर्वर के ऊपर। लेट्स से कि ये आपकी लॉगिन की रिक्वेस्ट है एंड इसके अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो आप सेंड करते हो। और जैसे ये यूज़र नेम पासवर्ड सर्वर पे आता है तो ये सर्वर जो है डेटाबेस के अंदर चेक करता है कि क्या ऐसा यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर सब कुछ सही है, पासवर्ड और वो मैच हो रहा है, तो सर्वर क्या करता है, यहाँ पे एक स्पेशल आईडी बनाता है जिसको हम बोलते हैं सेशन आईडी। तो एक रैंडम स्ट्रिंग यहाँ पर वो होती है। तो लेट्स से कि ये है हमारी सेशन आईडी। ये ऐसे बन गई, ये है सेशन आईडी। और फिर ये जो आईडी जनरेट की है सेशन आईडी, इसको यहाँ पे भी स्टोर किया जाता है सर्वर के ऊपर। वो फाइल के अंदर हो सकता है, सर्वर के मेमोरी के अंदर हो सकता है या फिर डेटाबेस के अंदर हो सकता है। और फिर क्या किया जाता है, यहाँ से रिस्पॉन्स भेजा जाता है वापस एंड इस रिस्पॉन्स के अंदर हम रिस्पॉन्स कुकीज़ सेंड करते हैं, रिस्पॉन्स कुकी। तो उस कुकी के अंदर ये जो सेशन आईडी है ना, इसको सेंड किया जाता है ब्राउज़र के अंदर और फिर ब्राउज़र के अंदर ये जो सेशन आईडी है वो स्टोर हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब भी हमें नेक्स्ट रिक्वेस्ट करनी होती है, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल गेट करने के लिए, आप यूट्यूब में ऊपर राइट साइड में आप आपका एवटार और प्रोफाइल, आपका यूज़र नेम वगैरह जो दिख रहा है ना, लेट्स से कि उसके लिए हमने रिक्वेस्ट कर दी प्रोफाइल गेट करने के लिए। तो रिक्वेस्ट जैसे ही करते हैं, ये कुकीज़ जो होती है उस वेबसाइट के लिए, वो भी साथ में जो है सेशन आईडी थी कुकी के अंदर चली जाती है सर्वर के ऊपर। एंड देन सर्वर क्या करता है, सर्वर अपने
जो उसने स्टोर करके रखी है ये वाली सेशन आईडी, वहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर बेसिकली जहाँ पे स्टोर किया है वहाँ पे चेक करता है कि क्या ऐसी कोई सेशन आईडी मेरे पास है या नहीं है सर्वर के ऊपर। अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल, यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैच हो गई, इस केस में देखिए ये मैच हो रही है एग्जैक्टली, सर्वर के पास भी ऐसी ही सेशन आईडी है। तो जैसे ही ये मैच हो जाता है तो ये जो प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस के अंदर से या फिर जहाँ से भी फेच करनी है वहाँ से फेच करके सर्वर क्या करता है, वापस सेंड करता है इसको रिस्पॉन्स, और तभी आप आपके साइट के ऊपर आपका जो प्रोफाइल का डेटा है वो देख पाते हो। तो ये जो यहाँ पर हुआ है ना, ये हुआ है आपका ऑथेंटिकेशन पहले एंड उसके बाद आपने प्रोफाइल का डेटा गेट किया। इसका मतलब हुआ कि आप लॉग्ड इन हो, इसका यही मतलब होता है कि आप लॉग्ड इन हो। इसकी वजह से आपका जो प्राइवेट डेटा है वो आप गेट कर पाए। और ये कैसे हुआ? इस सेशन आईडी की मदद से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने इसको बोला है कि ये स्टेटफुल है। क्यों स्टेटफुल है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, सर्वर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वो जो आईडी है उसको स्टोर कर रहे हैं। मे भी सर्वर के मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे होंगे, राइट। अभी तो हमारे पास एक यूज़र है, तो लेट्स से कि हमारे पास और सिस्टम के अंदर एक यूज़र नहीं होता है, राइट। 100, 1000, लाख, मिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं। तो अगर सारे लॉगिन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर एक यूज़र के लिए जो है सेशन आईडी जो है एक रिकॉर्ड हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसे इस तरह से। ऐसे बहुत सारी जो सेशंस है वो आईडीज़ हमें सर्वर के ऊपर स्टोर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक तरह से हम सर्वर के ऊपर स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन, राइट। सो अभी आप पूछोगे कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्टेटफुल होने से क्या कोई दिक्कत होती है? देखिए, अगर आपका एप्लीकेशन छोटा है, कम ट्रैफिक है आपके एप्लीकेशन के ऊपर, तो जो इस टाइप का जो स्टेटफुलनेस है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपका एक सिंगल सर्वर यहाँ पर होता है, ठीक है ना, स्टोर कर देते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर ज़रूर हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना, ये है कि लेट्स से कि ये हमने सर्वर के अंदर स्टोर कर दिया है मेमोरी के अंदर, तो सर्वर अगर ये क्रैश हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है फॉर सम रीज़न ये मशीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ़ सर्वर रिस्टार्ट्स ऑल सेशन आईडीज़ विल वाइप्ड, राइट। जो सारी सेशन आईडीज़ हैं वो सारी हमारी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी के अंदर रखा हुआ है। और सेशन आईडीज़ अगर डिलीट हो जाती है, इसका मतलब अगर कोई नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है प्रोफाइल गेट करने के लिए, तो यहाँ पर उसको वो सेशन आईडी मिलेगी नहीं। और सेशन आईडी अगर नहीं मिलती है तो वो यूज़र मतलब लॉग्ड इन नहीं है ऐसा कंसिडर किया जाएगा, और यूज़र जो सारे हैं वो सारे यूज़र हमारे एप्लीकेशन के अंदर लॉग आउट हो जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, देखिए, जब भी हमारा एप्लीकेशन बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे सर्वर्स को हॉरिजॉन्टली स्केल करते हैं। मतलब अभी एक सर्वर है, 100 रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है, हमें और अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, इसका एक सेम वर्जन, रेप्लिका एक तरह से बोल सकते हो, उसको हम एक नया सर्वर बना लेते हैं, और ऐसे मल्टीपल सर्वर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगी, आप देख लेना, उसके अंदर हमने डिटेल में देखा हुआ है। तो जब भी आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हो, तो अभी हमें और एक कंपोनेंट की यहाँ पर ज़रूरत होती है, जो कि है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर, अब ये लोड बैलेंसर जो है ना, ये भी एक तरह का सर्वर ही होता है। ये क्या करता है, यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आती है, ये इन सर्वर के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है इस तरह से। तो एक रिक्वेस्ट जाएगी इस सर्वर के ऊपर, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, वापस साइकिल होते रहती है। तो पहले अगर सिर्फ 100 रिक्वेस्ट हैंडल हो रही थी, तो अभी इंटू 3 हो जाएगा, 300 रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल होना शुरू हो जाएगी। तो ये लोड बैलेंसर की मदद से चीज़ें हो पाती हैं। बाय द वे, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे लिंक आ जाएगी, उसको भी आप देख लेंगे ना इस वीडियो के बाद, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, देखिए, दिक्कत ये है कि लेट्स से ये दो हटा देते हैं। लेट्स से कि ये जो यूज़र है इसने लॉगिन किया है और उसका ये सेशन आईडी है ABC, ठीक है। अब जैसे ही लॉगिन की रिक्वेस्ट आई थी, वो आई थी हमारे इस पहले सर्वर के ऊपर, तो सेशन आईडी क्रिएट होके यहाँ पर हमने इस सर्वर के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब भी आती है उसकी प्रोफाइल के लिए, तो लोड बैलेंसर के अंदर ये हो सकता है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर ना जाए,
हो सकता है कि यहाँ पे चली जाए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना लोड, एक रिक्वेस्ट यहाँ एक यहाँ इस तरह से। तो यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट आती है तो अब देखिए यहाँ पर वो सेशन आईडी नहीं है, सेशन आईडी हमारे इस सर्वर के ऊपर थी। तो ये सर्वर क्या समझ लेगा कि ये जो यूज़र है ना इसके पास वैलिड सेशन आईडी नहीं है, मेरे पास वैसा कोई मैचिंग सेशन आईडी नहीं है मेरे सर्वर के अंदर, तो इसका मतलब ये यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। लेकिन हमारे केस में ये केस नहीं है, राइट, यूज़र ने अभी भी लॉग इन किया है, बट दिक्कत ये है कि जिस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आई है उसके पास लोकली ये वाली सेशन आईडी नहीं है, और उसकी वजह से ये जो यूज़र है अपना प्रोफाइल डेटा गेट नहीं कर पाता है। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे लोड बैलेंसर के अंदर हम स्टिकी सेशंस नाम की एक कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। इसका मतलब अगर एक आईपी से रिक्वेस्ट आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस तरह से लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करते हैं कि इस आईपी की रिक्वेस्ट जो है हमेशा सेम सर्वर पे जाए। तो अगर इसके ऊपर पहले रिक्वेस्ट गई है तो सारी जो रिक्वेस्ट आएगी उस आईपी से वो सब इसी सर्वर के ऊपर जाएगी, तो उसको यहाँ पे सेशन वगैरह मिलेगा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटफुलनेस इसके अंदर आता है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे सिस्टम के अंदर वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल ये कॉन्फ़िगरेशन हमें अभी करना पड़ेगा, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको भी, स्टिकी सेशन कॉम्प्लेक्सिटी। अब ठीक है, ये स्टिकी सेशन प्रॉब्लमेटिक है तो इसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो हमारे सेशन आईडीज़ हम सर्वर के अंदर स्टोर कर रहे हैं ना, सर्वर के अंदर स्टोर करने की जगह क्यों ना हम एक ऐसे इस तरह से डेटाबेस ले सकते हैं। यहाँ पे एक डेटाबेस ले लिया एंड इसके अंदर ये जो सारे सेशंस है उसको हमने अगर स्टोर करना शुरू कर दिया, देखिए यहाँ से हटा के यहाँ पे, और ये जो सारे सर्वर्स है वो कनेक्टेड है उससे, इस डेटाबेस से इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लोड बैलेंसर के थ्रू किसी भी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो इवेंचुअली वो इस डेटाबेस के अंदर से वो जो सेशन है उसको गेट कर पाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना स्टिकी सेशन का। हाँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सोचिए, यहाँ पे हम स्टेटफुल की बात कर रहे हैं, फिर भी हमें एक बहुत बड़ा स्टेट जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ रही है। सो मेंटेन ह्यूज स्टेट स्टोर, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके एप्लीकेशन के अंदर अगर बहुत ज़्यादा यूज़र्स अगर हो जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा सेशन स्टोर आपको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, अलग से उसको स्केल करना पड़ेगा। और सेशन है तो हर एक रिक्वेस्ट पे ये चेक होता है, तो सेशन स्टोर आपका बहुत फास्ट होना चाहिए। और फास्ट रखने के लिए हम ज़्यादा करके क्या करते हैं, जो इन मेमोरी जो डेटाबेसेस होते हैं उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रेडिस है, कैशिंग टाइप के डेटाबेस, मेम कैश हम यूज़ कर सकते हैं सेशंस के लिए, ताकि जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर जल्दी से हम सेशन आईडी है या नहीं है डेटाबेस के अंदर वो चेक कर पाए। और जब भी रैम की बात आती है, इन मेमोरी डेटाबेसेस की बात आती है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे चली जाती हैं, क्योंकि रैम थोड़ी सी महंगी है कंपेयर टू स्टोरेज डिस्क। ओके, सो ये 3 मेन प्रॉब्लम है इसके अंदर। इस तरह से स्टेटफुल अगर हम एप्लीकेशंस करते हैं तो हम जब भी स्केलिंग करते हैं एप्लीकेशन को तो स्केल हो पाता है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन आ जाता है, स्केल हो पाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें अलग से और मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप पूछोगे सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए? हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। तो अब देखते हैं स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन क्या है। तो स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है, सेम सेटअप होता है। देखिए, ब्राउज़र है एंड सर्वर है हमारे पास। सो इसके अंदर कैसे होता है, लेट्स से कि हमने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ऐसे रिक्वेस्ट की एंड ये है लॉगिन, जहाँ पर हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेंड कर रहे हैं। अभी सर्वर के ऊपर ये जो स्टेटलेस जब भी हम करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सर्वर क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है डेटाबेस के अंदर चेक करेगा। अगर मैच होता है तो सर्वर एक स्पेशल टोकन जनरेट करता है। टोकन मतलब और कुछ नहीं होता है, एक स्ट्रिंग होती है, टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसको जनरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं JWT टोकन। और इसको जनरेट करने के बाद ये एक स्पेशल की से, एक स्पेशल क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे यूज़ होती है, एक स्पेशल सीक्रेट की से ये क्या करता है, इस JWT टोकन को
डिजिटली साइन करता है। डिजिटली क्या करता है? साइन करता है। अभी ये डिजिटली साइन करना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि कोई अगर सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल अगर लेटर होता है तो उसके ऊपर वो सील मारा जाता है, राइट? और जो भी इसका रिसीवर होता है तो वो पहले चेक करते हैं कि क्या सील टूटा हुआ तो नहीं है। सील टूटा हुआ नहीं है इसका मतलब सब कुछ ठीक है, अगर सील टूटा हुआ है तो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये कुछ इसी तरह से है। ये डिजिटल साइन जो होती है या फिर डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो हम इस टोकन को जस्ट एक स्ट्रिंग को डिजिटली साइन करते हैं क्रिप्टोग्राफी की मदद से, ठीक है। एंड देन ये जो JWT टोकन है इसको हम वापस भेजते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर। तो ये मे बी रिस्पॉन्स के अंदर भेज सकते हैं या फिर कुकी के अंदर हम सेंड कर सकते हैं, कोई भी तरीका यहाँ पे चलेगा। और फिर ये उसी तरह से कुकी के अंदर सेंड करते हैं तो ये इसी तरह से ब्राउज़र के अंदर आके स्टोर हो जाता है। और जो भी फ्यूचर रिक्वेस्ट जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हमने भेजी प्रोफाइल का डेटा गेट करने के लिए, तो ये ऐसे चला जाएगा यहाँ पे। अब सर्वर क्या करेगा, सेम ये जो की थी उसकी मदद से ये वाला JWT जो टोकन आया है उसको वेरीफाई करेगा, सेम की से वेरीफाई करेगा जिससे साइन किया था। और क्या वेरीफाई करेगा, वो कुछ चीज़ें वेरीफाई करता है। जैसे कि सबसे पहले ये चीज़ वेरीफाई करेगा कि वो जो सिग्नेचर है वो क्या मैच हो रही है, क्या उसको किसी ने चेंज किया है, वो सबसे पहले चेक करेगा। उसके बाद टोकन की वैलिडिटी होती है, हम टोकन की एक्सपायरी डाल सकते हैं कि ये इतने टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो वो चेक किया जाता है। अगर सब कुछ ठीक है तभी यहाँ से सर्वर से जो डेटा है वापस मिलता है और आप बोलते हो कि मैं लॉग्ड इन हो गया, ठीक है। सो ये काम है। और फ्यूचर में जितनी भी रिक्वेस्ट जाएगी सबके अंदर ये जो JWT टोकन है वो सेंड किया जाता है और सर्वर इस तरह से उस की से उसकी जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको ये वेरीफाई करता है। अब यहाँ पर देखिए फ़र्क स्टेटफुल और स्टेटफुलनेस के अंदर। यहाँ पे हम सर्वर के ऊपर कहीं पे भी वो जो टोकन है स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट जनरेट कर रहे हैं, डिजिटली साइन कर रहे हैं और भेज रहे हैं ब्राउज़र को। एंड जब भी हमें वो फिर से आता है रिक्वेस्ट के अंदर उसको सिर्फ हम वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर करने की बात नहीं हो रही है। और इसकी वजह से ये एक गेम चेंजिंग सिस्टम बन जाता है, क्योंकि अभी कोई स्टेट मेंटेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। स्टोर हो रहा है टोकन कहाँ पे, ब्राउज़र के अंदर। हर एक यूज़र के पास अपना अपना टोकन ब्राउज़र के अंदर स्टोर्ड है, सर्वर के ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सर्वर अपनी मेमोरी सेव कर लेता है, उसको वो इतना बड़ा सेशन स्टोर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिकी सेशन वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हॉरिजॉन्टली स्केल करते हैं हम, फॉर एग्जांपल ऐसे अगर स्केल करते हैं एंड देन लोड बैलेंस करके थ्रू, जब भी ये लोड बैलेंस हो जाएगा इस तरह से तो यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई या यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। हमें बस क्या करना होता है, ये जो की जिससे हमने साइन किया हुआ है ना वो टोकन, उस की को बस हमें हर एक सर्वर के ऊपर रखना है, ताकि जैसे ही उस सर्वर के ऊपर वो JWT टोकन आ जाए तो की मदद से वो वेरीफाई कर पाए सर्वर, राइट। यहाँ पे या फिर यहाँ पे आता है तो इस की मदद से, सेम की जिससे साइन किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उससे ये वेरीफाई कर पाए और जो भी प्रोटेक्टेड डेटा है उसको यूज़र को वापस कर पाए। ये है स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन। और इस स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन के लिए हम JWT टोकन्स या फिर जेसन वेब टोकन्स जो है उसको यूज़ करते हैं। ओके, सो अभी JWT कहाँ पे यूज़ होता है ये हमें पता चला। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि JWT क्या है, राइट, और इसके अंदर होता क्या है बेसिकली। हमें जिसकी जो एनाटॉमी है वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे ताकि सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहले हम चलेंगे jwt.io वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये JWT की वेबसाइट है जहाँ पे डीबगर वगैरह इंफॉर्मेशन उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर अगर चलते हैं, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बढ़िया सा आर्टिकल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जेसन वेब टोकन जिसको हम शॉर्ट में JWT बोलते हैं इज़ एन ओपन स्टैंडर्ड। ओपन स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं अलग अलग RFCs या फिर इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं, तो वो है। देखिए इसके अंदर RFC 7519, ठीक है। ये अगर खोलोगे
तो देखिए ये बेसिकली ये RFC है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है इंटरनेट स्टैंडर्ड का। तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि जेसन वेब टोकन क्या होता है और क्या स्ट्रक्चर है इसका, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये पूरा स्टैंडर्ड इसका बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल क्लेम्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जाएंगे तो वापस कभी आएंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ये। मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस लेके चलता हूँ आपको और ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो एक तो चीज़ पता चली हमें, ये क्या है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, एक फॉर्मेट इसको आप बोल सकते हो। देखिए, एक compact and self-contained way for securely transmitting information between parties as a JSON object। तो JSON वेब, JSON क्यों है इसके अंदर वर्ड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, JSON ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होता है, उसको हम एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास अगर इसको ट्रांसमिट करना है नेटवर्क के थ्रू सिक्योरली, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो हमारे केस में जो दो पार्टीज थी, वो कौन सी थी, एक था हमारा ब्राउज़र, दूसरा था सर्वर। तो उसके बीच में अगर सिक्योरली हमें ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हमने JWT यूज़ किया है। ठीक है, सो देखिए बिहाइंड द सीन ये अलग अलग एल्गोरिथम्स यूज़ करता है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हेन शुड यू यूज़ जेसन वेब टोकन्स, यूज़ केसेस जो ऑलरेडी हमने देखी है, ऑथराइजेशन करनी है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था ना कि हम कोई अगर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर सील लगाते हैं, और जब भी डॉक्यूमेंट रिसीव होता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि सील जो है वो मतलब इंटैक्ट है, उसको ब्रेक नहीं किया हुआ है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट जो है सिक्योरली हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको सिक्योरली अगर एक्सचेंज करनी है, ये इंश्योर करना है कि किसी ने उसको खोला नहीं या फिर चेंज नहीं किया है, उसके लिए हम JWT जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है जो JWT होता है उसका। अब JWT के अंदर ना 3 मेन चीज़ें होती है, देखिए, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में समझने के लिए ना हम एक काम करते हैं। मेरे पास एक बैकएंड का प्रोजेक्ट है Nest.js का, हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, यहाँ पे लिंक। तो मैं कोड के अंदर लेके चलता हूँ, ये हमारा वो प्रोजेक्ट है एंड इसके अंदर ना JWT हमने इम्प्लीमेंट किया है। JWT को सर्वर के ऊपर क्रिएट करने के लिए ना अलग अलग लाइब्रेरीज आप यूज़ करते हो। तो Nest.js के अंदर एक इनबिल्ट पैकेज है इनका, ऑफिशियल इनबिल्ट नहीं है, ऑफिशियल पैकेज है, जिसकी मदद से हम JWT को साइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना, यहाँ पे हमारा थोड़ा स्कोप अलग है इस वीडियो का, हमें डीप डाइव करना है जेसन मतलब JWT के अंदर। तो एक काम करते हैं, मैं जल्दी से यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, तो एक JWT टोकन हमें सर्वर जनरेट करके देगा। मैं इसको कॉपी करूँगा, वापस चलते हैं ब्राउज़र के अंदर एंड यहाँ पर होम पेज के ऊपर चलते हैं, मतलब ये जो डीबगर इसका ओपन हुआ था ना, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर आके ना ये जो टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने पेस्ट कर दी। अब जैसे पेस्ट करते हैं तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये जो एक लंबी स्ट्रिंग थी उसके अंदर हमें 3 अलग कलर्स दिख रहे हैं, एक ग्रीन है, एक वाइट है एंड एक जो है ये इंडिगो टाइप का कलर है। एंड इसके अंदर ना और एक चीज़ देखना आप, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डॉट है, तो जो 2 पीसेस है वाइट वाला और ग्रीन वाला, उसको ये डॉट जो है वो सेपरेट कर रहा है। एंड ये वाइट वाला और इंडिगो वाला है ना, इसको भी एक डॉट है, देखिए सेपरेट कर रहा है, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये वो डॉट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एक स्ट्रिंग है उसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, ये 3 देखें, वाइट, ग्रीन एंड इंडिगो, एंड उनको सेपरेट करने के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। तो ये ऊपर से एक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, JWT जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, 3 पार्ट्स, जो कि हमने यहाँ पे भी देखे थे, देखिए, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। तो सबसे पहला जो होता है ना वो होता है हेडर, जो ग्रीन वाला पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है वो हेडर। अब हेडर क्या होता है, देखिए हेडर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर कि हेडर बेसिकली consist of 2 parts, the type of the token which is JWT and the signing algorithm being used such as HMAC, SHA-256 या फिर RSA।
तो यहाँ पर अगर देखोगे ये कुछ ऐसे दिखता है। देखिए मैं वापस लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पर राइट साइड में अगर देखोगे तो ये जो है ना, ये एग्जैक्टली हमारे टोकन के अंदर से लिया हुआ है। ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये है ये जेसन डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है। अल्गोरिथम बताया हुआ है कि इस JWT के लिए अल्गोरिथम कौन सा यूज़ हो रहा है, हमारे केस में HS256, जो कि एक सिमेट्रिक अल्गोरिथम है। सिमेट्रिक अल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है कि एक सीक्रेट की होती है हमारे पास, सिंगल की होती है, उसी की से हम डिजिटली साइन करते हैं उस स्ट्रिंग को, हमारे टोकन को, एंड उसी की से हम उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये सिमेट्रिक अल्गोरिथम है HS256। इसके अलावा RSA256 भी होता है, उसके बारे में बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ऐसा समझ लीजिए एक सीक्रेट की होती है। टाइप क्या है, ये JWT है, क्योंकि टोकन्स के अलग अलग टाइप भी होते हैं। हम आज बात कर रहे हैं JWT की, तो यहाँ पे टाइप JWT दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो वाइट वाला पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये होता है हमारा पेलोड। पेलोड मतलब क्या है कि जो डेटा आप इसके अंदर सेंड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पहला डेटा जो है ये होता है सब्जेक्ट, ये SUB ऐसे लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ना ये स्टैंडर्ड के अंदर दिया हुआ देखिए, कभी कहीं पे अगर हम सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्लेम जो है ये स्टैंडर्ड के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ये होना चाहिए। बाय द वे ये जो पेलोड आप देख रहे हो ना, इसको हम क्लेम्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्लेम्स है बेसिकली, डेटा बेसिकली जो हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। एंड ये देखिए ये सब जो है ना, ये बेसिकली आपके यूज़र की आईडी होती है, जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसकी आईडी आप इस टोकन के अंदर सब प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर करते हो, ओके। उसके बाद हमारे पास और क्या है इन्फॉर्मेशन, ईमेल है यूज़र का, किस यूज़र ने यहाँ पे लॉगिन किया है उसका ईमेल हमने स्टोर किया है। अब ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपके प्राइवेट क्लेम्स है, मतलब जो कस्टम डेटा जो आप स्टोर करते हो वो ये वाला है। कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो, यूज़र का रोल स्टोर कर सकते हो, जो कि हम बहुत बार करते हैं। एक चीज़ याद रखनी है बस, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं करनी है स्टोर, जैसे कि पासवर्ड हो सकता है या फिर और कोई API कीज़ वगैरह, ऐसी चीज़ें इसके अंदर यूज़र की नहीं स्टोर करनी है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि JWT टोकन, इसको हम खोल के देख पा रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें तो इसके अंदर हमें नहीं करनी चाहिए, राइट। सो ये है। उसके बाद ये है IAT, इसको बोलते हैं इशूड एट, तो ये कभी इशू हुआ था, ये वाला टोकन जनरेट कभी हुआ था, उसका ये टाइम स्टैम्प है। एंड EXP मतलब एक्सपायरेशन टाइम है, कि ये टोकन एक्सपायर कभी होगा। याद है हमने डिस्कस किया था कि टोकन की एक्सपायरी डेट भी हम डाल सकते हैं, तो उस एक्सपायरी एक बार ख़त्म हो जाती है तो वो टोकन इनवैलिड हो जाता है, वेरीफाई होने के टाइम वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पेलोड, मतलब ये वाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है वो। अब नेक्स्ट वाला जो है ना, ये वाला इंडिगो वाला पोर्शन, ये सबसे हमारा मेन पोर्शन है, और ये होता है हमारा सिग्नेचर बेसिकली, वो सिग्नेचर है एक्चुअली। यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो पेलोड हो गई, एंड पेलोड के बाद ये देखिए पेलोड है, एडमिन ट्रू वगैरह रोल वगैरह स्टोर करना है वो भी कर सकते हैं। ये देखिए सिग्नेचर पोर्शन, देखिए अब ये सिग्नेचर जो है ना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जनरेट की जाती है। कैसे की जाती है, देखिए इसका भी एक हिसाब है। सो हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारे पास एक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन एग्जिस्ट करती है। नोड के अंदर अगर कर रहे हो तो आप क्रिप्टो मॉड्यूल के अंदर शायद ये मिलेगी, या फिर अलग से, हाँ मिलेगी। क्रिप्टो मॉड्यूल जो है उसके अंदर सारी ये क्रिप्टोग्राफी की जो फंक्शंस है वो अवेलेबल होती है। तो हमारे केस में ये है HMAC SHA-256, क्योंकि HS-256 एल्गोरिथम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक फंक्शन हमें मिलती है, इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं वो सिग्नेचर को जनरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले तो जो हेडर होता है हमारा, हमारे केस में क्या था, ये वाला, ये जो डेटा है यहाँ पर देखिए अल्क और ये टाइप जो लिखा हुआ है, ये टाइपो नहीं है, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं, नहीं तो आप बोलोगे इससे मिसिंग है, नहीं ये ऐसे लिखते हैं। सो ये जो हेडर है, हेडर को हम क्या करते हैं, बेस 64 में इनकोड करते हैं। बेस 64 में इनकोड करना बहुत ही इजी होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाए। सो लेट्स से यहाँ पर मैंने कंसोल ओपन किया है जावास्क्रिप्ट का, ये ब्राउज़र के अंदर फंक्शन हमें मिलती है, तो इसके अंदर एक फंक्शन आती है बीटोआ इस तरह से, एंड मैं अगर हाई करता हूँ
एंटर करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग है, ठीक है, हाई वाले डेटा की। अगर मुझे करना है बी टो आ एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, जेसन डेटा का करते हैं। सो नेम राकेश, इस तरह से क्लोज करते हैं और ऐसा करेंगे तो देखिए ये सेम जो जेसन डेटा है हमारा नेम राकेश, ये हमारा बेस 64 के अंदर कुछ ऐसा एक कॉम्पैक्ट वर्जन आता है स्ट्रिंग। इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z और उसके बाद नंबर्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं, ऐसा कुछ है उसका, आप देख लेना। तो ये जो है ना बेस 64, इसके अंदर देखिए वापस आते हैं यहाँ पर, कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने डॉट ऐड कर दिया एक कॉन्कैटिनेट करने के लिए नेक्स्ट वाली वैल्यू, ठीक है, एक डॉट बीच में डाल दिया बस। एंड इसके अंदर क्या किया, पेलोड जो है हमारा, जो हमने क्लेम्स देखे थे है ना, यूज़र का ईमेल सब प्रॉपर्टी जो थी, उस पेलोड को भी हम जेसन एनकोड ये करते हैं, बेस 64 URL एनकोड करते हैं। ये हो गया पहला पैरामीटर इस फंक्शन का, ठीक है। सेकेंड पैरामीटर है ये सीक्रेट, एक की हमने बात की थी, याद है कि एक स्पेशल की होती है, मतलब वो स्ट्रिंग होती है, रैंडम स्ट्रिंग हो सकती है कोई भी, तो वो जो सीक्रेट है उसको हम पास करते हैं यहाँ पे इस फंक्शन को, और इसका रिजल्ट जो आएगा ना वो हमें एक्चुअली मिलेगा हमारी सिग्नेचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द आउटपुट इज 3 बेस 64 URL स्ट्रिंग्स, 3 पार्ट जो है वो तीनों बेस 64 URLs है वो एनकोडेड, सेपरेटेड बाय डॉट्स, बीच में डॉट दिया हुआ है, कैन बी easily passed in HTML and HTTP environment while being more compact when compared to XML बेस। इसको बेस 64 के अंदर इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि ये जो वर्जन है बेस 64, ये HTTP एनवायरनमेंट्स के अंदर बहुत ही कंपैटिबल है, मतलब URLs के अंदर सेंड करना है तो एक स्ट्रिंग ही है तो बड़ी आराम से हम सेंड कर सकते हैं, और कॉम्पैक्ट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ASCII कैरेक्टर जो है वो यूज़ होते हैं, राइट। तो ये देखिए ये 3 जो पोर्शंस है ये कुछ ऐसे हमारे दिख रहे हैं। अभी आपको पता चला होगा कि ये बनता कैसे है, ये हमारा हेडर, उसको बस हमने बेस 64 के अंदर कन्वर्ट किया है, ये जो ये है ये हमारा पेलोड, उसको भी हमने बेस 64 के अंदर कन्वर्ट किया है, एंड ये जो लास्ट वाली ये सिग्नेचर कैसे बनी है, सिग्नेचर बनी है ये ऊपर की 2 चीज़ें, राइट, वो हैश फंक्शन थी ना उसके अंदर पहली ये 2 चीज़ें पास कर दी ऊपर की एंड सीक्रेट पास कर दिया, तो ये सिग्नेचर उसका रिजल्ट हमें मिलता है, ओके। और इस तरह से सिग्नेचर को और एक डॉट देके ऐड करके उसी स्ट्रिंग के अंदर वापस सेंड किया जाता है, जो कि फाइनली हमारा टोकन ऐसे दिखता है। होपफुली ये चीज़ें आपके लिए क्लियर अभी हो चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनवैलिड सिग्नेचर, ये डिबगर जो है ना ये क्या करता है, ये वेरीफाई करता है इसको, और ये इनवैलिड सिग्नेचर क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसकी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक सिग्नेचर है, सीक्रेट है बेसिकली, इस सीक्रेट से ये इस JWT को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है, एंड जाहिर सी बात है कि होगी नहीं ना, क्योंकि अगर थोड़ा सा याद है आपको यहाँ पे क्या बोला था कि ये वेरीफाई उसी की से होता है जिस की से इसको साइन किया गया है, तो हमने हमारे सर्वर के ऊपर इसको साइन किया था, राइट। देखिए हमारे कोड के अंदर चलते हैं तो हमारे सर्वर के ऊपर किया था, और उसके लिए मैंने जो सीक्रेट यूज़ किया था ना वो ये है, देखिए यहाँ पर है JWT सीक्रेट, और ये है सुपर सीक्रेट, इसकी मदद से उस JWT को साइन किया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आते हैं एंड ये जो सीक्रेट है ना इसको चेंज करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, तो अब देखिए वैलिड सीक्रेट दिखा रहा है, सिग्नेचर वेरीफाइड, हो गया वेरीफाई भी, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा कि अगर ये सारी चीज़ें कोई भी अगर देख सकता है ऐसे ब्राउज़र के अंदर टोकन, तो इसके अंदर सिक्योरिटी कहाँ पर है, राइट। वैलिड क्वेश्चन है, मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत सताता था पहले। तो अभी इसको समझते हैं कि ये क्या फंडा है इसका। बेसिकली सारी चीज़ें रीड तो कर सकते हैं हम, क्योंकि एक नॉर्मल बेस 64 फॉर्मेट है जो कि एनकोडेड है, एनक्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। एनक्रिप्शन मतलब वो अलग चीज़ है, उसको आप रीड नहीं कर पाते हो। एनकोडेड मतलब उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा डेटा। तो ये सिक्योरिटी के अंदर काम कैसे करता है ना उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए सर्वर के ऊपर जब भी रिक्वेस्ट आई थी
यहाँ पर आते हैं, सर्वर के ऊपर जैसे रिक्वेस्ट आई थी लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड से, तो हमने डेटाबेस के अंदर चेक किया यूज़र नेम पासवर्ड अगर मैच करता है तो एक JWT टोकन जनरेट किया हमने, और उस JWT टोकन के अंदर उस यूज़र की आईडी और ईमेल हमने डाल दिया हमारे केस में, ठीक है, एज पेलोड। एंड देन हमने इस की से उसको साइन किया है, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये टोकन जब भी हम भेजेंगे हमारे क्लाइंट के ऊपर, एंड फ्यूचर में जब भी वो टोकन आएगा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस की से, लेट्स से कि यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, सेम की से उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया था। अभी देखिए, जैसे वो की डाली हमने तो वो सक्सेस दिखा रहा है। तो ये अगर वेरीफाई हो पाता है, इसका मतलब उस टोकन को किसी ने चेंज नहीं किया है, मैनिपुलेट नहीं किया है क्रिएट होने के बाद, राइट। और अगर किसी ने चेंज नहीं किया है, इसका मतलब वो टोकन वैलिड है, क्योंकि सर्वर ने खुद जनरेट किया है ना उसको, खुद उसने यूज़र नेम पासवर्ड चेक करने के बाद ही उसको जनरेट किया था। और वो अगर इंटैक्ट है, किसी ने छेड़ा नहीं है, इसका मतलब वैलिड टोकन है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि हम यहाँ पे एक नया टोकन जनरेट करते हैं, ठीक है। ये टोकन है, इसके अंदर देखिए ये जो पेलोड है ना, इसका देखिए एडमिन ट्रू दिखा रहा है यहाँ पर, है ना, ये है एडमिन ट्रू। मे बी यहाँ पे दूसरे यूज़र के लिए एडमिन फॉल्स आ गया, ठीक है। एंड ये जो यूज़र है थोड़ा सा उसने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, उस टोकन के अंदर का ये जो एडमिन ट्रू है ना, फॉल्स जो रहेगा उसको ट्रू कर दिया फॉर एग्जांपल एडमिन बनने के लिए, और फिर उस टोकन को सेंड किया, तो क्या होगा, वो जो वेरिफिकेशन है वो फेल होगा। पहली बात क्यों, क्योंकि इस टोकन के अंदर अगर एक भी कैरेक्टर चेंज होता है तो वो जो सिग्नेचर बनती है ना वो चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो हैश फंक्शन याद है, वो डिपेंड करती है वो पेलोड और हेडर के ऊपर, और उसके अंदर कुछ भी चेंज होगा तो जो सिग्नेचर है वो दूसरी होगी, अलग हो जाएगी, और उसकी वजह से सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पेलोड के अंदर कुछ मैंने चेंज किया, ये 4 है ना, 4 को हटा के 5 कर दिया। जैसे करेंगे तो अब देख सकते हो यहाँ पे ये सिग्नेचर जो है वो फेल हो चुकी है। या फिर एक काम करते हैं, वापस करते हैं, यहाँ पर करते हैं, आई की जगह यहाँ पे एक 4 लाते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये जो है ना, ये हमें बोल रहा है कि ये अभी वैलिड नहीं है, यहाँ पे एरर तुरंत दे रहा है, देखिए तुरंत एरर आ रही है। ओके तो इसका मतलब एक भी बीट अगर इसके अंदर, मतलब एक भी कैरेक्टर अगर चेंज होता है तो आपकी जो फाइनल जो वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाएगा। और अगर वो फेल होता है इसका मतलब टोकन के अंदर किसी ने छेड़खानी की है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता है, ठीक है। सो ये है इसके पीछे रीज़न, और इसकी वजह से उसको अगर कोई रीड भी कर पाता है, लेकिन हम उसको एज अ ट्रस्ट यूज़ करते हैं कि हाँ सर्वर ने मैंने बना के दिया था, अगर वो से मेरे की से फिर से वेरीफाई हो रहा है सक्सेसफुली, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, इस यूज़र को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये है इसके पीछे का मैकेनिज़्म। अभी ये देख लिया हमने एनाटॉमी क्या है, ये देख लिया। अभी एक सवाल शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या होगा अगर ये जो JWT टोकन है ये अगर चोरी हो जाता है, क्या होगा। ये अगर JWT टोकन आपके ब्राउज़र से चोरी हो जाता है तो जिसको भी मिलेगा वो आपके बिहाफ पर वो आपका जो डेटा है सारा उसको गेट कर सकता है, क्योंकि वो भी ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा ना, क्योंकि टोकन सिर्फ वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे सर्वर के ऊपर, और आपका टोकन कोई चोरी करता है तो वो भी वेरीफाई होगा ही है ना, क्योंकि सेम टोकन है। तो और किसी के अभी हाथ में अगर आपका टोकन लग जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है अभी, तो एक सॉल्यूशन ये है कि आपको याद है यहाँ पे हमने टोकन के अंदर एक एक्सपायरी डेट होती है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो चीज़ ये है कि एक्सपायरी जो डेट है उसको हम कम रख सकते हैं। अगर लेट्स से कि हम 5 मिनट की अगर एक्सपायरी डेट रखते हैं और आपका जो टोकन है ये चोरी हो जाता है, तो मैक्सिमम 5 मिनट के लिए आपका जो अकाउंट है वो यूज़ हो सकता है, राइट। अब ये चीज़ जो है ना, ये ऐसा कोई एक रूल नहीं है कि आपका 5 मिनट होना चाहिए या फिर 1 घंटे की उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके यूज़ केस के ऊपर। लेट्स से आपका अगर बैंक एप्लीकेशन है तो आप जितना मतलब जितना हो सके उतना कम रखोगे इसको, मे बी 30 सेकेंड का हो सकता है,
या फिर 1 मिनट का हो सकता है, उसके बाद वो एक्सपायर होना चाहिए। ताकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे चांसेस कम कर रहे हैं, अगर किसी को मिल जाता है टोकन तो वो उतने कम टाइम के लिए उसको बस एक्सेस कर पाएगा आपके रिसोर्सेज को, राइट। तो जितना कम आप इसकी एक्सपायरी रखते हो उतना जो JWT टोकन है वो आपका सिक्योर हो जाएगा इस केस में, अगर चोरी होता है तो। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर हम इसकी एक्सपायरी कम रखते हैं तो क्या होगा, देखिए लेट्स से यहाँ पर लॉगिन कर दिया और इसकी एक्सपायरी हमने 1 मिनट की रखी है, सिर्फ 1 मिनट। तो 1 मिनट तक रिक्वेस्ट हैंडल हो जाएगी। 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, जो टोकन है वो वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा क्योंकि एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, यूज़र जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। फिर उसको अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा एंड फिर एक नया टोकन जनरेट होगा और 1 मिनट के बाद फिर वो जो है एक्सपायर हो जाएगा टोकन, तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है। अब सोचिए थोड़ा, अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर आपको अगर हर 1 मिनट पे अगर लॉगिन करने के लिए बोला जाए तो आप कितना यूज़ करोगे उस एप्लीकेशन को, राइट। सो बेसिकली बैड UX यहाँ पर हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है, देखिए यहाँ पर ये जो JWT हमने जनरेट किया था यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एक्सेस टोकन। क्या बोलते हैं, एक्सेस टोकन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है कि हम और एक JWT टोकन बनाते हैं इसके साथ में, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रेश टोकन। शायद आपने ये कॉन्सेप्ट सुनी होगी, रिफ्रेश टोकन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक टोकन भेजने की जगह हम क्या करेंगे, 2 टोकन्स भेजते हैं। तो लेट्स से कि रिफ्रेश टोकन भी हमने भेज दिया क्लाइंट के ऊपर, ठीक है, यूज़र के पास कुकी के अंदर डाल के भेज दिया। अब काम ये कैसे होता है कि ये जो JWT है इसका जो वेरिफिकेशन है, इसका जो बेसिकली एक्सपायरी टाइम है, ये हम बहुत कम रखते हैं। फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड इसका रख दिया, ठीक है। एंड ये जो रिफ्रेश टोकन होता है इसका हम ज़्यादा रखते हैं, मे बी 1 ईयर का इसका रख दिया, ठीक है। अब दोनों को सेंड करते हैं और आपके ब्राउज़र के अंदर, अब देखिए काम कैसे होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ब्राउज़र के अंदर स्टोर होगा, राइट। दोनों चीज़ें जो है ये ब्राउज़र के अंदर होगी। लेट्स से ये आपका ब्राउज़र है और ब्राउज़र से जब भी आप सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करोगे, यहाँ से रिक्वेस्ट करोगे डेटा गेट करने के लिए, जिसके अंदर आपका जो एक्सेस टोकन है वो भेजोगे, राइट। एक्सेस टोकन जाएगा, अगर ये वैलिड है तो आपको डेटा मिलेगा, लेकिन अगर ये एक्सपायर हुआ है तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 401, मतलब आइडियली हम 401 स्टेटस कोड जो है सर्वर रिटर्न करता है अगर टोकन जो है आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो, इनवैलिड टोकन के लिए। तो जैसे 401 हमें रिटर्न हो जाता है ब्राउज़र के अंदर, तो यूज़र हम लॉग आउट कर देते हैं, बेसिकली लॉगिन पेज के ऊपर हम उसको रिडायरेक्ट करते हैं। हमारा फ्रंट एंड का ऐसे लॉजिक होता है, राइट। तो यूज़र को यहाँ पर फिर से लॉगिन करना पड़ेगा मैनुअली, लेकिन ये तो हम नहीं चाहते हैं ना, इसलिए तो हमने ये रिफ्रेश टोकन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे। तो हम फ्रंट एंड के अंदर ऐसा लॉजिक लिखते हैं कि जैसे ही 401 अगर रिस्पॉन्स कोड आता है सर्वर से किसी रिक्वेस्ट के लिए, तो उस रिक्वेस्ट को हमारा फ्रंट एंड जो है वो इंटरसेप्ट कर लेता है उस रिक्वेस्ट को और देखता है कि 401 आ गया, इसका मतलब एक्सेस टोकन जो है वो एक्सपायर हो चुका है। ब्राउज़र के अंदर ये जो है रिफ्रेश टोकन भी एग्जिस्ट करता है, राइट। बिहाइंड द सीन फ्रंट एंड क्या करेगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट करेगा, रिफ्रेश टोकन रिक्वेस्ट बोलते हैं इसको, रिफ्रेश करने के लिए बेसिकली ये इसको भेजेगा रिफ्रेश टोकन, एंड सर्वर क्या करेगा, उस रिफ्रेश टोकन को वेरीफाई करेगा और उसकी तो वैलिडिटी 1 ईयर की है, इसका मतलब वो तो चल रहा है हमारा टोकन। तो उसकी मदद से ये एक एक्सेस टोकन, नया एक्सेस टोकन जनरेट करके ये वापस भेजता है। एंड फिर बिहाइंड द सीन हम क्या करेंगे, जो पहली रिक्वेस्ट फेल हुई थी उसको ही वापस रिट्राई करते हैं नए टोकन के साथ में और उसके बाद हमें डेटा मिल जाता है। ये चीज़ें हम हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्रामेटिकली करते हैं, तो एंड यूज़र को ये पता नहीं चलता है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने का काम हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एंड यूज़र को लगता है कि मैंने एक बार लॉगिन किया तो लॉगिन में हमेशा लॉगिन ही हूँ एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली आप फिर से लॉगिन हो रहे हो, रिफ्रेश हो रहे टोकन्स, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ठीक है, रिफ्रेश टोकन तो समझ में आ रहा है, बट रिफ्रेश टोकन अगर चोरी हो गया तो
फिर रिफ्रेश टोकन की मदद से तो सब लोग अपने खुद के एक्सेस टोकन्स जनरेट करने शुरू कर देंगे, राइट, क्योंकि काम उसका वही है। तो देखिए, वैलिड क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक चीज़ हम यूज़ करते हैं कि जब भी आपका एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं हम और रिफ्रेश टोकन दोनों जब भी जनरेट करते हैं, तो रिफ्रेश टोकन को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं उस यूज़र का। देखिए यहाँ पे स्टेट हमने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड या मतलब स्टेट यहाँ पे चाहिए होता है। जब भी आप रिफ्रेश टोकन्स इंट्रोड्यूस करते हो, आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऐड होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर इसको स्टोर करते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कोई भी हमें ऐसा रेडिस वगैरह जो एक्सपेंसिव डेटाबेस है उसकी ज़रूरत नहीं है। इन मेमोरी नॉर्मल जो डेटाबेस होता है डिस्क के ऊपर इसको आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट में इसके ऊपर मतलब वो नहीं होता है, एक्सेस नहीं होता है। ये जब भी आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा तभी उसको एक्सेस करने की ज़रूरत होती है। तो इसको नॉर्मल डेटाबेस के अंदर भी हम रख सकते हैं, ठीक है। यूज़र टेबल के अंदर रख सकते हैं, उसी मतलब टेबल के अंदर कि ये यूज़र है, ईमेल पासवर्ड, और ये इसका रिफ्रेश टोकन वहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका जो रिफ्रेश टोकन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो आप क्या करते हो, आपके पास एक लॉग आउट बटन होता है, राइट, साइड के ऊपर लॉग आउट बटन होता है ना, लॉग आउट। तो आप क्या करते हो, इसको लॉग आउट करते हो, और लॉग आउट करने की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो डेटाबेस के अंदर जो एक्सेस रिफ्रेश टोकन जो स्टोर किया हुआ है उसको हम डिलीट कर देते हैं। और उसको डिलीट करने की वजह से क्या हो जाता है कि जैसे ही नेक्स्ट टाइम वो चोरी हुआ जो रिफ्रेश टोकन है उसकी रिक्वेस्ट आती है नए एक्सेस टोकन को जनरेट करने के लिए, हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं। अगर वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है वो वाला टोकन, तो इसका मतलब यूज़र ने लॉग आउट किया है, तो जो चुराया हुआ जो रिफ्रेश टोकन है वो इनवैलिड हो जाता है, और उसकी वजह से जो चुराया हुआ जो रिफ्रेश टोकन है उससे नए एक्सेस टोकन जो है वो जनरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सेफ हो जाते हो। बट इसके अंदर ये भी क्वेश्चन ये है कि फिर इसके लिए हमें टोकन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो पता होना चाहिए, तभी तो हम लॉग आउट करेंगे, राइट। ये भी एक इशू है। तो इसको थोड़ा सा मतलब इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी और टाइट करने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टोकन रोटेशन नाम की एक कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप आपका जो नया टोकन है वो जब भी रिफ़्रेश करते हो, तो उस टाइम पर आपका जो रिफ़्रेश टोकन है उसको भी एक नया जनरेट करो। क्या मतलब है इसका मतलब देखिए, यहाँ पर लेट्स से कि यूज़र ने रिक्वेस्ट की, ये एक्सपायर हो चुका है, तो 401 हमें रिस्पॉन्स आ गया। तो हमारे फ्रंट एंड का कोड बिहाइंड द सीन क्या करेगा, रिफ्रेश टोकन को भेजेगा सर्वर के ऊपर एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करने के लिए। तो ये एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करेगा, ठीक है, बट इसी के साथ में एक नया रिफ्रेश टोकन भी जनरेट होगा। तो पुराना जो है वो गायब, ठीक है, वो इनवैलिड हो गया, एक नया रिफ्रेश टोकन भी जनरेट होके आ चुका है, फिर ये यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी हमने एक 60 सेकेंड की अगर एक्सपायरी रखी हुई है, तो हर एक 60 सेकेंड पे जो रिफ्रेश टोकन है वो भी रीजनरेट हो रहा है। इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए कि जो टोकन की एक्सपायरी जो है उसको हमने बहुत कम रखी है, इससे अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो दिक्कत नहीं होगी। उससे यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा था क्योंकि बार बार यूज़र को लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ रही थी। उसके लिए हमने रिफ़्रेश टोकन जो है उसको यूज़ किया, एंड रिफ़्रेश टोकन बेसिकली डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं, लॉग आउट करने पे उसको हम डिलीट कर देते हैं, राइट। बट प्रॉब्लम ये था कि उसके लिए हमें लॉग आउट करना है या नहीं ये पता होना चाहिए ना, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि नहीं पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये जो टोकन रोटेशन है वो यूज़ करते हैं। जब भी एक्सेस टोकन को रिफ़्रेश करते हैं ना हम, उसी टाइम पर जो रिफ़्रेश टोकन है उसको भी रिफ़्रेश करता है या फिर नया एक रिफ़्रेश टोकन जनरेट करता है। सो मैं अभी समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये हुआ होगा। आप एक काम करिए, एक बार फिर से इस पोर्शन को देखिए तो आपको सारी चीज़ें इसके अंदर समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ये ऑलरेडी हमने वीडियोस के अंदर किया हुआ है, मल्टीपल वीडियोस के अंदर। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, आप देख लेना। API का वीडियो है जिसके अंदर हमने डिटेल में देखा हुआ है कि कैसे कोड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। वो एक बार देखोगे, प्रैक्टिस इसकी करोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होते रहेगी। एक चीज़ आपको याद रखनी है
कि ऑथेंटिकेशन करने के लिए कोई भी ऐसा एक बुलेट प्रूफ तरीका नहीं है जिससे आप सारे प्रॉब्लम्स हटा सकते हो। आप क्या करते हो, जब भी ऑथेंटिकेशन बिल्ड करते हो तो ऑथेंटिकेशन के ऊपर मल्टीपल लेयर्स ऐड करते जाते हो, जिससे आपकी जो सिक्योरिटी है और ऐड होती जाए। जैसे कि हमने सबसे पहले एक्सेस टोकन था हमारा, राइट, उसके अंदर प्रॉब्लम था तो एक और लेयर ये डाल दी कि उसकी जो एक्सपायरी है वो हमने कम कर दी। फिर यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हुआ तो इसके लिए हमने रिफ्रेश टोकन इंट्रोड्यूस किए, लेकिन उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, मतलब वो लॉगआउट वाला चीज़ें जो है उसके लिए हमने क्या किया, उसको रोटेट करना शुरू कर दिया, वो हो गया। और उसको और इम्प्रूव करने के लिए हमने जो सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन देखा था ना बहुत सारे सिस्टम के अंदर, वो भी यूज़ होता है, मतलब दोनों का हाइब्रिड सॉल्यूशन, सेशन भी है डेटाबेस के अंदर और टोकन भी है, इससे चीज़ें और सिक्योर हो जाती है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है सिक्योरिटी के अंदर कि बुलेट प्रूफ चीज़ ऐसी कोई नहीं है। आपकी जो सिक्योरिटी लेयर्स है उसको आप ऐड करते जाते हो ताकि सिक्योरिटी को क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाए, ये आपका गोल होना चाहिए। ओके, सो ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने प्रैक्टिकली जो JWTs है उसको इम्प्लीमेंट किया है। और इसी के साथ में अगर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट सीखनी है जैसे कि माइक्रो सर्विसेज, काफका वगैरह, मैसेज क्यूज कैसे काम करते हैं, कैसे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर काम करता है, तो उसके लिए आप चेकआउट करिए codersgyan.com को। उसके ऊपर हमारे पास मर्न प्लस नाम का एक कोर्स है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस के अंदर कवर की है। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।